हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं विभू शुक्ला स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल केमिस्ट्री बाय सिद्धांत में। और हम लोग क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। सारे 8 लेक्चर कंप्लीट कर चुके थे। ये हमारा 9th लेक्चर होगा। और उसके पहले वाले लेक्चर में जहां तक हम लोगों ने बात की थी प्रोबेबिलिटी निकालने की बात किया था। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या था कि किसी भी बॉक्स में या किसी भी एक स्पेसिफिक रीजन में उस पार्टिकल की पाए जाने की संभावना कितनी है, प्रोबेबिलिटी कितनी है। इतना देखने के बाद हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक फार्मूला पढ़ा था वो क्या था कि प्रोबेबिलिटी को हम लोग लिखते थे पी से। प्रोबेबिलिटी को हम लोग लिखते थे पी से। प्रोबेबिलिटी को हम लोगों ने लिखा था पी से। और पी इक्वल टू हमारा क्या निकल के आया था, साई स्टार। और ये हमारा डीटो, ये था हमारा लोअर लिमिट, ये था हमारा अपर लिमिट। इसके बाद हमने क्वेश्चन किया था √3x का, जिसकी प्रोबेबिलिटी -1/8 आई थी। फिर हम लोगों ने क्वेश्चन किया था जिसके लिए हमारा साई इक्वल टू था √2/L साइन πx/L, जिसके लिए हमारी प्रोबेबिलिटी निकल के आई थी 1/2 प्लस का 1/π। इसके बाद हमने क्या देखा, इस प्रोबेबिलिटी के फार्मूले में जो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन होता है, उस इंटीग्रेशन में कुछ कठिन चीज़ें भी आ जाती हैं, जिनको हम लोगों ने इजी बनाने के लिए साइन स्क्वायर bx और कॉस स्क्वायर bx का फार्मूला देखा, जिसमें साइन वाले में निगेटिव था और कॉस वाले में पॉजिटिव था। इतना करने के बाद हम इस फार्मूले की तरफ गए थे, इस वेव फंक्शन की तरफ गए थे। इसको हमने नॉर्मलाइज करके देखा, नॉर्मलाइज नहीं, प्रोबेबिलिटी निकाल के देखा। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने जनरल एक निकाल के देखा फार्मूला पी का, मतलब प्रोबेबिलिटी निकालने का, जिसमें डायरेक्ट बस आपको एन की वैल्यू रखना है, अपर लिमिट लोअर लिमिट रखना है, और आप डायरेक्ट फाइंड कर देते थे। तो हम लोगों ने ये वाला करके भी देखा था कि हम लोग डायरेक्ट कैसे निकालते हैं और सिस्टमैटिक ढंग से कैसे निकालते हैं। लेकिन इस केस में क्या क्या कंडीशन थी कि हमारा पार्टिकल इन बॉक्स होना चाहिए, 0 to x to L के बीच का होना चाहिए, लिमिट कुछ भी दी हुई हो, मतलब लिमिट जो 0 to π या L to π 1/2 से 3L/2 ऐसा कुछ भी दिया हो, रीजन कुछ भी हो सकता है, n की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है। उस केस के लिए मैंने प्रोबेबिलिटी का डायरेक्ट फार्मूला लगाया। वो सिर्फ उनके लिए या सबके लिए मान लो कि ये पी वाला फार्मूला तो हमें याद करना है, पेपर में हमें जल्दी से क्वेश्चन करना होता है तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे। अब इसके बाद साई इक्वल टू √2/L साइन n πx/L का फार्मूला है, जहां पे n इक्वल टू 1 है। उसके केस में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें पूछी जाती हैं, हर दूसरे साल या तीसरे साल या हर साल रिपीट हो जाती हैं, तो हम लोग उनको चार्ट बना के लिख लेंगे और प्रोबेबिलिटी उनकी याद कर लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप याद करो, लेकिन अगर आप याद करोगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। मैं तो याद करके जाता था, क्योंकि कौन दिमाग लगाएगा वहाँ पे साइन x cos x ये सब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। तो n इक्वल टू 1 के लिए ज़्यादा पूछता था, बाकी एक्साइटेड किसी n इक्वल टू 2 n इक्वल टू 3 के लिए पूछेगा तो हम अपने p वाले फार्मूले में n इक्वल टू 2 3 4 जितना पूछेगा उतना कर देंगे। तो आइए देखते हैं क्या वो टेबल थी, कैसे याद करना है, कैसे क्या करना है। वो टेबल मैं बना दे रहा हूँ, आप उसको देख के प्रैक्टिस करिए। और n इक्वल टू 1 के लिए साई इक्वल टू √2/L साइन n πx/L का प्रोबेबिलिटी देखिए। देखिए, सबसे पहली बात, ये चीज बन किसके लिए रही है, जो 0 से x से L के बीच का फॉलो करेगा, इसके लिए बन रही, मतलब पार्टिकल इन बॉक्स के लिए बन रही है, जिसके लिए साई का फार्मूला √2/L साइन n πx/L होता था। इसके लिए बात हो रही है। फॉर ग्राउंड स्टेट के लिए टेबल बन रही है, यानी फॉर ग्राउंड स्टेट के लिए टेबल बन रही है, जिसके लिए n इक्वल टू 1 रहेगा। यानी पेपर में आपको देखना है, अगर आपके क्वेश्चन में साई हमारा ये दिया हुआ है, ये चीज भी रीजन लिखा हुआ है, लिमिट क्या क्या हो सकती है, लिमिट तो मैं बता रहा हूं कौन कौन सी लिमिट की टेबल में लिखा जा रहा है, और मुद्दे की बात है कि n इक्वल टू 1 यानी ग्राउंड स्टेट के लिए ही बात की गई है। ठीक है, सबसे पहला रीजन मैं लिखता हूं विद इन फर्स्ट हाफ, या फिर सीधा लिखता हूं मैं 0 to L/2। 0 to L/2 के बीच में अगर आपको प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो जैसे पिछला क्वेश्चन आपने किया था, उस क्वेश्चन में क्या आया था, हमारा 1/2 आया था। शायद मैं इसके पहले वाले केस में आपको थोड़ा सा मिस्टेक करके बता गया कि जो हमारा L/4 था, जो हमारा L/4 से 3L/4 था, उस केस में प्रोबेबिलिटी 1/2 प्लस 1/π आई थी। लेकिन 0 to L/2 के केस में 1/2 आई थी प्रोबेबिलिटी। उसके लिए सॉरी, मैं थोड़ा जल्दी में बोल गया, हालांकि गलती तुरंत पकड़ में आ गई। तो इसके लिए जो प्रोबेबिलिटी है, इसको सही से लिख दिया जाएगा तो
तो इस अगर आपको ये लिमिट दी हुई होगी तो इसके लिए जो हमारी प्रोबेबिलिटी पी आएगा वो 1/2 आएगा। याद कर लेना इनको। दूसरा, अगर 0 to L/4 दिया हुआ है, 0 to L/4 दिया हुआ है, तो इस केस की जो प्रोबेबिलिटी आएगी ये हमारी आ रही है 0.09% या फिर क्यों गलत हो रहा भाई बार बार 0.09, इसकी प्रोबेबिलिटी आ रही 0.09, या इसी को लिखते हैं हमको क्या 9%, या इसको लिखते थे हम लोग क्या 50%। यानी प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में पूछेगा तो ये, और परसेंटेज के अलावा डायरेक्ट पूछेगा तो ये प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट हमारा आ रहा है 0 to L/3 0 to L/4 से 3L/4 L/4 to 3L/4 के बीच में अगर पूछेगा तो इस केस की जो प्रोबेबिलिटी आएगी ये आप कर चुके थे 1/2 प्लस का 1/पाई। अब पाई की वैल्यू आप पुट कर देंगे, वो पुट करने के बाद आ रहा था 0.82 जिसको हम लिखते हैं क्या 0.82, और इसको हम परसेंटेज में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 82% प्रोबेबिलिटी आ रही थी। नेक्स्ट हमारा क्या आ रहा है 0 to L/3 भी देख लें, 0 to L/3। अब 0 to L/3 का जो केस आ रहा था इसके केस में प्रोबेबिलिटी आ रही थी 20%, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, उसके केस में प्रोबेबिलिटी 20% आ रही थी। नेक्स्ट अगर 2L/3 to L पूछा जाए, 2L/3 to L के बीच की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी भी निकल के आती थी हमारी 2L/3 to L के बीच में, 2L/3 to L के बीच में ये भी प्रोबेबिलिटी हमारी निकल के आ रही थी 20%। यानी अगर आपको साई इक्वल टू पीछे जो लिखा है √2/L sin nπx/L पूछा जाए, जिसमें ग्राउंड स्टेट n = 1 के लिए इस रीजन में से कोई भी प्रोबेबिलिटी अगर आप प्रोबेबिलिटी पूछ ली गई क्वेश्चन पेपर में तो आप डायरेक्ट टिक मार सकते हैं इतना इतना इतना, मतलब आपको दुनियादारी करने की जरूरत नहीं रहेगी। इसके अलावा अगर कोई चीज़ पूछी जाती है तो आप उसको अच्छे ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास ट्रिक भी है, आपके पास रटे रटाई कुछ प्रोबेबिलिटी भी है, आपके पास पूरा मेथड करने का भी मेथड है, आपके पास आपको sin² bx cos² bx का इंटीग्रेशन करने का भी फार्मूला है। तो आई होप आपको थोड़ा तो समझ में आया ही होगा। ठीक है, तो ये हमारी थी प्रोबेबिलिटी के बारे में। मतलब अब हमारा ये प्रोबेबिलिटी वाला जो टॉपिक है ये हमारा ओवर होता है, खत्म हो जाता है। तो अभी तक हमने पढ़ा ऑपरेटर क्या होते हैं, कम्यूटेटर क्या होते हैं, कम्यूटेटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटर की थ्योरम क्या होती है। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा कि आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन क्या होता है, उसकी सारी प्रॉपर्टी देख लिया। हर्मिशियन देख लिया कि हर्मिशियन क्या होता है, हर्मिटिसिटी कैसे चेक की जाती है। उसके बाद हमने देखा प्रोबेबिलिटी नाम की कोई चीज़ होती है, उस प्रोबेबिलिटी में क्या क्या करते हैं वो प्रोबेबिलिटी देख लिया। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है नॉर्मलाइजेशन, यानी कि नॉर्मलाइज्ड कोई चीज़ क्या होती है, कोई चीज़ नॉर्मलाइज्ड पोजिशन क्या होता है, किसी चीज़ को नॉर्मलाइज क्यों किया जाता है। तो ये चीज़ जानने के लिए हम क्या देखते हैं कि अब फंक्शन इज सेड टू बी नॉर्मलाइज्ड अगर जो उसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है वो 1 के बराबर आ जाए। अगर उसका जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 के बराबर आ जाए तो वो फंक्शन नॉर्मलाइज्ड फंक्शन होता है। इसीलिए पहले आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ाई गई, तब नॉर्मलाइजेशन कंडीशन पढ़ाई जा रही है। समझ में आया कि प्रोबेबिलिटी पढ़ने के बाद अगर किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर आ जाती है, किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर आ जाती है तो वो चीज़ हमारा नॉर्मलाइज्ड होता है। तो आओ देखें कैसे चेक की जाती है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। आखिर नॉर्मलाइज्ड कोई चीज़ ना हो तब हम उसका क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। ठीक है, तो जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो आप पढ़ सकते हो कि प्रोबेबिलिटी जो होती है डिटर्म किसी वेव फंक्शन की प्रोबेबिलिटी अगर 1 के इक्वल आ गई तो वो चीज़ नॉर्मलाइज्ड होती है। और ये चीज़ कब होती है, मतलब नॉर्मलाइज्ड होती है कैसे होती है, साई स्टार डीटो। ये क्या है, ये तो प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूला है। साई स्टार डीटो ये प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूला है। तो किसी चीज़ को अगर प्रोबेबिलिटी निकालो और वो हमारे 1 के बराबर आ जाता है तो इसी चीज़ को हम कहते हैं यह वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है। मतलब कि आपको कोई वेव फंक्शन दिया जाएगा, सेम कंडीशन वही जो प्रोबेबिलिटी में करते हो,
सेम कंडीशन वही। तो अगर आपको कोई वेव फंक्शन दिया जाएगा, आप उसमें साई पता रहेगा, साई वो देगा, वो लिमिट देगा, वो करने के बाद साई पता लगेगा, तो साई स्टार हमको अपने मन से पता चल जाता है। फिर dx से dy dz जो भी होगा डिटो होगा, वो करने के बाद हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू लोअर लिमिट अपर लिमिट, जैसा प्रोबेबिलिटी के केस में करते चले आए हो, जैसा प्रोबेबिलिटी के केस में करते चले आए हो। उसके बाद देखोगे अगर वो चीज़ 1 आ रही है, तो जो फंक्शन एग्जाम पेपर में या आपको एग्जामिनर ने या किसी ने पूछ के दिया है, पूछा है, तो वो फंक्शन हमारा नॉर्मलाइज्ड फंक्शन होगा। अदरवाइज उस फंक्शन को हम नॉर्मलाइज कर सकते हैं, उस फंक्शन को हम नॉर्मलाइज कर सकते हैं। मेरी बात समझना, नॉर्मलाइज्ड फंक्शन का यूज क्यों होता है ये भी आगे आएगा कि आखिर हमें क्या जरूरत पड़ी कि किसी चीज़ को नॉर्मलाइज्ड करके ही पढ़ना पड़े। भाई हमारा मन है, हम नहीं पढ़ेंगे नॉर्मलाइज्ड करके, जो फंक्शन दोगे हम उसमें सब कुछ निकाल के देखेंगे। जैसे प्रोबेबिलिटी अभी निकाले थे, नॉर्मलाइज्ड फंक्शन ले रहे थे, नहीं नॉर्मलाइज्ड फंक्शन ले रहे थे, माइनस का 1/8 आ गया था √3x में। क्यों? क्योंकि फंक्शन ही नॉर्मलाइज्ड नहीं था। कर लो अपने मन की, प्रोबेबिलिटी निगेटिव में आ गई, सत्यानाश हो गया वहाँ से। तो वो सारी चीज़ें भी धीरे धीरे सीखोगे, मन में विचार आएगा ना कि आखिर नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत क्या पड़ी। भाई कोई फंक्शन है तो फंक्शन ही तो हमें चाहिए, अब हो चाहे ना हो हमें क्या मतलब है। लेकिन जब नहीं करोगे नॉर्मलाइज तो इसी तरह की उटपटांग हरकतें होती रहेंगी कि कभी -1/8 प्रोबेबिलिटी आ गई, कभी कुछ आ गया, कभी 0 आ गई। मतलब फंक्शन लेके चले और पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ही 0 आ गई, संभावना ही नहीं उस बक्से के अंदर वो पार्टिकल हो। और पढ़ने चले थे क्वांटम, इसीलिए हर चीज को नॉर्मलाइज्ड करना पड़ेगा। और भी बातें आएंगी निकल के आगे कि क्या जरूरत पड़ी थी नॉर्मलाइज करने की। तो समझ में आया कुछ कि जो कंडीशन प्रोबेबिलिटी की है, यानी यह कह लो कि प्रोबेबिलिटी इक्वल टू अगर 1 हो जाता है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू अगर 1 हो जाता है तो वो फंक्शन नॉर्मलाइज्ड होता है। और इसके साथ एक लाइन और है, अगर कोई फंक्शन नॉर्मलाइज्ड नहीं है तो हम उस फंक्शन को नॉर्मलाइज्ड कर सकते हैं। वही चीज हम देखने जा रहे हैं, क्योंकि इतना प्रोसेस तो हम पीछे करके ही आए हैं। अब जैसे अभी तक तुमने जितने भी फंक्शन देखे हो, टेबल बनाए हो, जो भी कुछ किए हो, किसी की प्रोबेबिलिटी 1 आई थी? हाँ जी, नहीं आई थी। अब नहीं आई थी तो हम उसको नॉर्मलाइज करेंगे, नॉर्मलाइज करके देखेंगे कि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है। फिर देखेंगे कि ये कंडीशन अगर फॉलो करने के बाद अगर कोई चीज़ 1 दे रहा है तो वो हमारा नॉर्मलाइज्ड कंडीशन है। किस लिमिट पे दे रहा है ये भी देखने की बात है। ठीक है, आओ देखते हैं कैसे क्या होता है जी। हो क्वांटम है, मज़ेदार टॉपिक है, बस थोड़ा इंटरेस्ट बना लो और मन से ये हटा दो कि ना मैं मैथ वाला हूँ ना मैं बायो वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चेक दैट फंक्शन। देखो मैं पढ़ रहा हूँ, सुन तो रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं। चेक दैट फंक्शन साई एक्स इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, फंक्शन तेरे को दे दिया गया है। कह रहा है इज नॉर्मलाइज्ड आर नॉट, ये नॉर्मलाइज्ड है या नहीं है, ये नॉर्मलाइज्ड है और नॉट, नॉर्मलाइज्ड है या नहीं है। अगर ये, और लिमिट बता दी गई है किसके किसके बीच, 0 to 1 के बीच, 0 to 1 के बीच ये फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है या नहीं है। अगर नहीं है तो इसे नॉर्मलाइज करिए, अगर नहीं है तो इसको नॉर्मलाइज करिए। यानी क्या करना पड़ेगा, अगर यह नॉर्मलाइज्ड नहीं है, ये नॉर्मलाइज्ड नहीं है तो इसके साथ क्या विचार है, इसके साथ क्या किया जाना चाहिए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, ये चीज़ देखना है, इसको क्या करना। तो देखो हमें नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन पता है, क्या कंडीशन पता है, साई स्टार डी टाउ होता है, अपर लिमिट लोअर लिमिट हमको दिया है 0 to 1, 0 जो पहले देगा वो नीचे वाली, जो बाद में देगा वो ऊपर वाली, 0 to 1। फिर साई हमको क्या पता है, एक्स है, तो साई एक्स है। जब साई में कोई आई का पार्ट ही नहीं है तो साई स्टार भी उसका सेम होगा, तो एक्स इंटू एक्स, ये हुआ हमारा डी एक्स। ये क्या आ गया, 0 to 1 आ गया, ये हुआ हमारा x² dx। तुझे पता है कि x की पावर n का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो x की पावर n+1 अपान n+1 हो जाता है। तो देख यहाँ पे 2 है तो ये आ गया x की पावर 2+1 अपान 2+1, ये आ गया हमारा 0 to 1। ये आ गया x की पावर 3/3, ये आ गया हमारा इधर 0 to 1। अब आगे देख ले क्या करना है, एक बार 0 लेके चलना, तो 0 का मतलब सब 0 हो जाएगा, माइनस कर देना है।
कितना 1 की पावर क्यूब करेगा 1 की पावर क्यूब बाई 3, यानी ये माइनस का 1/3 आ गया। ये आ गया जी माइनस का 1/3, ये माइनस का 1/3 आ गया जी। कोई दिक्कत है आपको तो बता सकते हैं कि माइनस का 1/3 कैसे आएगा, क्यों आएगा। गलत हो गया जी, एक जगह गलत हुआ है। क्या, पहले अपर लिमिट करते हैं बाद में लोअर लिमिट लगाते हैं ना। तो ये पहले आएगा 1 का क्यूब बाई 3 और फिर आएगा माइनस का 0 का क्यूब बाई 3, तब ये आएगा 1/3, तब ये हमारा 1/3। यानी इस केस में अगर तुझको प्रोबेबिलिटी पूछी गई तो वो 1/3 के बराबर है। लेकिन अब हमसे नॉर्मलाइजेशन कंडीशन पूछी जा रही है तो हम ये कहेंगे कि यह फंक्शन नॉर्मलाइज्ड नहीं है, क्योंकि इसका जो 1 आना चाहिए वो 1/3 आता है। यानी दिस फंक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है ये हमारे नॉट इक्वल टू 1 है। अगर 1 होती तो वो फंक्शन नॉर्मलाइज्ड होता, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यह फंक्शन नॉर्मलाइज्ड नहीं है। अच्छा, तो बात आई थी नॉर्मलाइज्ड अगर नहीं है तो इसको नॉर्मलाइज्ड करिए, नॉर्मलाइज्ड अगर नहीं है तो इसको नॉर्मलाइज्ड करिए। देखो भाई कैसे इसको बिगाड़ देते हैं, इस पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगले पेज में करते हैं अगर आएगा तो। अब लिखना क्या है, सुनना मेरी बात को। टू मेक नॉर्मलाइज्ड अटैच्ड अ कांस्टेंट n विद फंक्शन एंड से दैट फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड। समझ में आया क्या बोला गया? बोला गया अगर कोई चीज नॉर्मलाइज नहीं है तो तुझे जो भी फंक्शन दिया है उसमें n से मल्टीप्लाई करिए और तब ये बोल दीजिए कि हाँ जी ये फंक्शन अब नॉर्मलाइज्ड हो गया। तो अब आगे क्या करना है देखिए। अभी तक क्या बोला, अगर आपका दिया हुआ फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है तो आप उसमें n से मल्टीप्लाई करिए और यह बोलिए कि यह फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है, और फिर चेक करिए कि यह n इक्वल टू 1 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। n नहीं, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर आ रही है या नहीं। तो आओ देखें। टू मेक द फंक्शन नॉर्मलाइज्ड मल्टीप्लाई फंक्शन बाई n, यानी जो हमारा अभी तक साई इक्वल टू x था अब वो साई इक्वल टू nx हो गया। तो साई स्टार भी क्या होगा, साई स्टार भी हमारा यही रहेगा, nx रहेगा। आइए अब जहाँ पे x इक्वल टू x ही रखते थे फंक्शन, अब वहाँ पे x की जगह पे nx रख के देखते हैं और इक्वल टू 1 लेके चलते हैं। देखो क्या करना रहता है, कुछ तो नहीं करना। 0 to 1 लिमिट दी हुई थी, nx और dx क्या मान के चले थे कि हम n से मल्टीप्लाई करने के बाद ये मान लेंगे कि यह फंक्शन अब नॉर्मलाइज्ड है। तो जब यह मान लिया तुमने कि यह फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है, इसका मतलब जो ये चीज़ आ रही है ये किसके बराबर होनी चाहिए, 1 के बराबर होनी चाहिए। समझ तो रहे हो ना भाई कि वो चीज़ अगर नॉर्मलाइज होती है ना तो साई स्टार डीटो 1 के बराबर होता है। उन्होंने कहा कि जो फंक्शन x था वो नॉर्मलाइज नहीं था, तो दोबारा से क्या कहा कि अगर हम उसमें n से मल्टीप्लाई करा लें यानी nx ले लें तो वह फंक्शन नॉर्मलाइज हो जाता है। ये मान लिया पहले, अभी n की वैल्यू निकालेंगे, n की वैल्यू वो है क्या। तो पहले मान लिया कि n से मल्टीप्लाई करा लिया, लो मान लिया कि वो नॉर्मलाइज हो गया। अब जब नॉर्मलाइज्ड हो गया तो इसका मतलब वो 1 के बराबर है, तो वही तो किया कि नॉर्मलाइज्ड होने के बाद हमने उसको 1 को बराबर कर लिया। अब इसको सॉल्व करके n की वैल्यू निकालेंगे और फंक्शन के साथ n की वैल्यू लगा के बोलेंगे कि अकेला x नॉर्मलाइज नहीं था। आगे पहले देखो होता क्या है। 0 to 1 n स्क्वायर x स्क्वायर dx इक्वल टू 1। तो ये n स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 0 to 1 हो जाएगा। ये x स्क्वायर ये dx ये इक्वल टू 1 आ जाएगा, ये n स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा x क्यूब बाई 3 और ये आ जाएगा 0 to 1, ये आ जाएगा 1 के बराबर। अब ये n स्क्वायर बराबर कितना आ गया, इसको तो पीछे तू सॉल्व करके आया था। x इक्वल टू 1 रखेगा, x इक्वल टू 0 रखेगा, तो यहाँ पे तेरे को मिलेगा 1/3 इक्वल टू 1। तो इसको करने के बाद जब तू ऊपर गया तो n स्क्वायर बराबर क्या दिखा तेरे को, n स्क्वायर बराबर दिखा 3 का इधर मल्टीप्लाई हो गया, n स्क्वायर बराबर 3, तो n बराबर √3, n बराबर √3। n की वैल्यू तुमने निकाल लिया, n की वैल्यू तुमने निकाल लिया तो अब तुम गर्व के साथ कह सकते हो कि जो फंक्शन तुमने दिया था x, चेक करो वो नॉर्मलाइज था कि नहीं। तो हमने लिखा ये नॉर्मलाइज नहीं है, लेकिन क्या बोला, लेकिन
ये जो एक्स साई इक्वल टू √3x लिख दोगे तो ये फंक्शन नॉर्मलाइज्ड हो जाता है, ये फंक्शन नॉर्मलाइज्ड हो जाता है। तो ये बात थी जी, आपको अगर समझ में आई होगी तो ये बात है जी कि √3x जो है अभी हमारा नॉर्मलाइज हो जाता है। बताओ भैया, अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओ, आप बता सकते हो। ठीक है, ठीक तो ये है ही। नेक्स्ट लिखना क्वेश्चन, यानी n की जो वैल्यू आती है उसे हम उल्टा करते हैं, रूट लगा के बस फंक्शन में जोड़ देते हैं। क्या मतलब आया उल्टा करके रूट लगाने का जोड़ना, देखना समझ लो ये भी बात। n की वैल्यू क्या निकाला था तुमने, n की वैल्यू 1/3 निकाला था, ठीक है ना। n² की वैल्यू n इतना निकाला था। जो भी वैल्यू आएगी उसको उल्टा कर देंगे, रूट लगा के उसको जोड़ देंगे। अब इसको उल्टा करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस पर रूट लगा देंगे, रूट लगा देंगे, फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। बस, नहीं समझ में आई होगी ये क्या बता रहा है ये चीज़, अगर एग्जाम्पल देखो उसमें समझ में आ जाएगा उल्टा करके रूट लगाने का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट हमारा है चेक द फंक्शन साई एक्स इक्वल टू साइन पाई एक्स। साई एक्स दिया है उसने, साइन पाई एक्स, इसको पूछा है कि क्या यह फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इसको नॉर्मलाइज्ड करिए। लिमिट दिया है 0 to 1 के बीच में, लिमिट दिया है 0 to 1 के बीच में, 1 है ये 1, 0 to 1 के बीच में लिमिट दिया है। फंक्शन दिया है साई इक्वल टू साइन पाई एक्स, साई इक्वल टू साइन पाई एक्स 0 to 1 के बीच में। अगर यह फंक्शन नॉर्मलाइज्ड नहीं है तो इसको नॉर्मलाइज्ड करिए, पहले चेक करिए या है या नहीं। तो आइए देखते हैं क्या करना पड़ेगा। साई स्टार डी टाउ निकालना पड़ेगा। अगर ये 1 के बराबर है तो नॉर्मलाइज्ड है, अगर 1 के बराबर नहीं है तो ये नॉर्मलाइज्ड नहीं है। तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ साई एंड साई स्टार। तो साई इक्वल टू साइन पाई एक्स इंटू साई स्टार की वैल्यू भी साइन पाई एक्स, ओके, और डी एक्स, और ये हमारा है 0 to 1। इतना करने में किसी को दिक्कत है तो बता सकता है। उसके बाद 0 to 1, साइन का मतलब हो गया साइन स्क्वायर पाई एक्स, फिर से पूछेगा कि इसका साइन स्क्वायर कर दिया, पाई एक्स का भी स्क्वायर कर दे। उसकी जगह पे बताया गया था क्या कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा, ना कि साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर। तो सेम टू सेम वही काम किया गया है। ये आ गया हमारा dx। अब इतना करने में कोई दिक्कत हो तो बता सकते हो, बता क्या सकते हो, बस बता ही सकता है तू। अब याद करो वो दिन जब तुम्हें प्रोबेबिलिटी निकालने में साइन स्क्वायर बी एक्स या कॉस स्क्वायर बी एक्स का जो फार्मूला पढ़ाया गया था, उसी फार्मूले के यूज करके हम इस इंटीग्रेशन को डायरेक्ट लिखेंगे। इसका हम सही भी कर सकते हैं। सबसे पहली क्लास मैथमेटिक्स की क्लास में बताया गया था साइन स्क्वायर ए एक्स या साइन स्क्वायर बी एक्स होने पर उसको 1 + cos 2x या 1 - cos 2x में कैसे तोड़ते हैं, वो सब भी भूल जाना है। मैंने कहा था लास्ट में आते आते मैथमेटिक्स का नाम ही खत्म हो जाएगा। बस चीजें याद करनी है हमें बिना मैथमेटिक्स वाली। तो जब ये फार्मूला आ गया, इस फार्मूले की जगह पे हम अपना पिछला जो फार्मूला पढ़े थे वो फार्मूला लगा देंगे, और उस फार्मूले को लगाने के बाद हमें आएगा 1/2 और x की पावर x के ऊपर 0 to -1 अपान 1/4 पाई इधर साइन 2 पाई x, इधर आ जाएगा साइन 2 पाई x, और ये आ जाएगा 0 to 1। अब ये मत पूछना कि इससे ये कैसे आ गया। 2 वीडियो पीछे जाइए, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी चालू हुआ था वहाँ पे साइन स्क्वायर बी एक्स और कॉस स्क्वायर बी एक्स का बड़ा लिख के फार्मूला दिखाया गया था, उसी को यूज किया गया है। अब जब x = 1 रखेंगे और x = 0 रखेंगे, 0 वाला तो 0 हो जाएगा, जब 1 वाला आएगा तो 1 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/4 पाई। अब हमने क्या करना है, हमने एक बार 1 रखना है, एक बार 0 रखना है। साइन 0 रखेगा तो 0 आ जाएगा, लेकिन जब 1 रखेगा तो साइन 2 पाई आ जाएगा। और तुझे अच्छे से पता है साइन का कोई भी पाई, 1 पाई 2 पाई 3 पाई, ओहो 4 पाई, वो भी हमारा 0 होता। तो लिख ले, अच्छा तुझा मन कर रहा है तो साइन 2 पाई × 1 माइनस का साइन 2 पाई × 0। इतना करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, ये 1/2 हमारा 1/2 ही बचा है, ये हमारा 1/2 बचा है।
माइनस का 1/4 बचा है, ठीक है। अब ये साइन का कोई भी पाई क्या होता है, 0 होता है, और साइन का 0 क्या होता है, 0 होता है। तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो 4 × 0 यानी जो बचा 1/2 बचा, 1/2 बचा। अब क्या करना है, आना चाहिए इसको 1, तो ये हो जाता नॉर्मलाइज्ड, लेकिन आ गया ये 1/2। इसका मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या यह चीज़ नॉर्मलाइज्ड है, तो हमने कहा नहीं जी, यह नॉर्मलाइज्ड नहीं है। यह 1 के बराबर ना आके 1/2 के बराबर आती है। फिर उसने क्वेश्चन किया, हाँ जी अगर वो नॉर्मलाइज्ड नहीं है तो कृपया करके इसको नॉर्मलाइज्ड कर दीजिए। तो इसका कृपया करके हमें क्या करना है, इसको नॉर्मलाइज्ड कर देना है, इसको नॉर्मलाइज कर देना है। अब हमारी वही बात याद आती है, पिछली वाली बात, क्या कि जो भी चीज आए, आना चाहिए 1 लेकिन आ गया 1/2। अब समझना मेरे दोस्त, करना क्या है, जो भी चीज आया इसको उल्टा करो, रूट लगा के फंक्शन में गुणा कर दो, फंक्शन नॉर्मलाइज्ड हो गया। फिर से सुनना, आना चाहिए 1 लेकिन 1 ना आए, अगर 1 आ गया तो वो तो चीज नॉर्मलाइज्ड हो गई, लेकिन अगर 1 ना आए, जो भी फिर कुछ आए उसको उल्टा करो, रूट लगा दो और फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दो, और तब ये कह दो कि यह फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है। तो आओ देखते हैं क्या लिखना है, आओ देखते हैं क्या लिखना है। क्या लिखना है, फंक्शन हमारा दिया हुआ था sin πx, क्या कहा, जो भी वैल्यू आए 1/2 आई, उल्टा कर दो, 1/2 को उल्टा करोगे 2/1 आएगा। तो लो भैया 2/1 आया, उल्टा कर दिया, रूट लगा दो, इसमें रूट लगाना, केवल इसमें, तो रूट लगा दिया, बस फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, यह फंक्शन अब हमारा नॉर्मलाइज्ड फंक्शन हो गया। ये हमारी n की वैल्यू निकल के आती है। जैसे जनरल फार्मूले में हमने देख लिया ना, n मान के चले थे, फिर लास्ट में n की वैल्यू निकाला, √3 आ गई थी। अब उस √3 को मल्टीप्लाई करा दिया तो बोला था फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है। तो वहाँ यहाँ भी वही चीज़ की गई, क्या, सब कुछ करने के बाद जो वैल्यू निकल के आई वो n की वैल्यू है, सॉरी n² की वैल्यू है। तो अब उसको उल्टा करके रूट लगा के मल्टीप्लाई कराना है। तो देखो उल्टा करके रूट लगा के मल्टीप्लाई करा दिया, ये आ गया √2 sin πx। अब ये फंक्शन नॉर्मलाइज्ड हो गया। अब इस फंक्शन की अगर प्रोबेबिलिटी चेक करोगे ना तो वो 1 के बराबर आएगी, वो 1 के बराबर आएगी। भाई समझ में तो कुछ आया नहीं तुम्हारे, पता नहीं तुम्हें समझ में आया भी कि नहीं, लेकिन एक क्विक रिवीजन देखो क्या होता है। हमने प्रोबेबिलिटी निकालना सीखा था कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी मतलब पाए जाने की संभावना, किसी विशेष रीजन में किसी चीज़ के मिलने की संभावना को प्रोबेबिलिटी बोलते थे। प्रोबेबिलिटी निकालने का जो फार्मूला देखा कि इंटीग्रेशन अपर लिमिट लोअर लिमिट साई स्टार डीटो इक्वल डीटो, वहाँ से निकालने के बाद हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते थे। फिर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के फार्मूले देखे थे। फिर उसके बाद हमने एक जनरल फार्मूला देखा कि अगर साई इक्वल टू √2/L sin n πx/L दिया हो, 0 to x to L दिया हो, और कोई भी रीजन की किसी भी स्टेट का अगर पूछ लिया जाए तो हमने एक जनरल फार्मूला लिखा था, वो फार्मूला याद कर लेंगे। उसके बाद कुछ नल्ले टाइप के लोगों के लिए n = 1 की कुछ प्रोबेबिलिटी का चार्ट बनवा दिया गया, वो उन चार्ट को तैयार कर लेंगे कि भगवान भरोसे अगर क्वेश्चन वहीं से आ गया तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, हम सीधा टिक मारेंगे। इतना करने के बाद हमने कहा प्रोबेबिलिटी का काम खत्म होता है। फिर हमने क्या कहा कि हम अब पढ़ने जा रहे हैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, यानी कोई चीज़ नॉर्मलाइज्ड है तो उसमें क्या करना होता है, नहीं है तो उसको कैसे बनाते हैं नॉर्मलाइज्ड। फिर कहा अगर नॉर्मलाइज्ड फंक्शन ना ले तो क्या दिक्कत आती है, दिक्कत हमारे पहले ही आ चुकी थी, क्या कि √3x वाले में देखा प्रोबेबिलिटी हमारी माइनस में निकल के आ गई थी 1/8, तो प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगी। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, इसके बाद हमने देखा कोई फंक्शन अगर नॉर्मलाइज्ड है उसके लिए अपर लिमिट लोअर लिमिट इंटीग्रेशन साई स्टार डीटो इक्वल टू 1 आ जाए। अगर 1 नहीं आता तो वो फंक्शन नॉर्मलाइज्ड नहीं है, अगर इक्वल टू 1 आ जाता तो फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है। फिर बात आई क्या मैं उस फंक्शन को नॉर्मलाइज कर सकता हूँ, तो हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। हमने क्या कहा, सब बातें भूल जा, मैंने क्या कहा, बस इतना कहता हूँ कि जो साई स्टार और डीटो इंटीग्रेशन लोअर लिमिट अपर लिमिट करने के बाद आए, अगर ये 1 के बराबर आ जाएगा तब तो वो नॉर्मलाइज्ड है, लेकिन 1 के बराबर नहीं आता तो सपोज कर ले तेरा आ गया 1/2 या 1/3 या 1/4, कुछ भी आ सकता है ना, मतलब 1 तो नहीं आएगा। तो जो भी चीज़ आएगी 1 के अलावा
उसको तू उल्टा करेगा, उसको तू उल्टा करेगा, फिर उसको तू रूट लगाएगा और फिर फंक्शन से मल्टीप्लाई कर देगा। यानी कि जब मैंने साइन पाई एक्स का करके देखा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा के, ये आया था 1/2 हमारा पिछले केस में। अब जब 1/2 आ गया तो इस 1/2 को मैंने उल्टा किया, 2/1 किया, तो हमने इसको 2 ही तो लिखेंगे ना, और उस पर रूट लगा दिया और फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया और बोल दिया जा जी ले अपनी ज़िंदगी। ये फंक्शन हमारा नॉर्मलाइज्ड हो गया। इतना अगर कोई चिल्ला के पढ़ा देना तो बताना मुझको भी, लेकिन फिर भी अगर नहीं पढ़ रहे हो तो इस जन्म में तुम्हें कोई नहीं सिखा सकता, ये बात भी नोट कर लेना। इसलिए अच्छे से मेहनत करो, एक वीडियो को 5 बार देखो, 6 बार देखो। किस तरह गला फाड़ के हम लोग चिल्लाते हैं ना इतनी गर्मी में फ़ैन बंद करके। आपके पास तो वीडियो देखने का ऑप्शन है, कूलर चला के, AC चला के। तो अच्छे से वीडियो देखो, अच्छे से पढ़ो। कोई भी क्वेश्चन आए मैसेज करो, नंबर हर वीडियो में दे चुके हैं 9120736105। यही व्हाट्सअप नंबर है, आप आपसे क्वेश्चन सब कुछ पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हमें एवरेज वैल्यू का कैलकुलेट करना है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करना है, एक्सप्रेशन क्या होता है वो कैलकुलेट करना है। उसके बाद मैं तुम्हें ले चलूँगा कहाँ पे, पास्टुलेट्स ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री। 10वें या 11वें लेक्चर में तुम पहुँचोगे पास्टुलेट ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री में। और देख लेना किसी यूट्यूबर के पास अगर पहले या दूसरे लेक्चर में वो पास्टुलेट में ना पहुँचा दे। तो थैंक यू, अच्छे से मेहनत करिए।